बाकी ने अपनी लाइफ खुद को ताकतवर बनाने में लगा दी ताकि वो अपने डैड से अपनी मॉम की मौत का बदला ले सके। उसके डैड दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, इसलिए बाकी अलग अलग शहर में जाके अलग अलग फाइटर्स को फाइट के लिए चुनौती देता है ताकि वो अपने फादर के खिलाफ लड़ाई कर सके। और अब बाकी 18 साल का है और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें ठंडा होने के बावजूद सारे बच्चे कांपने लगते हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर जिसका नाम बाकी है। वो घायल होता है और वो क्लास में सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें बाकी को दिखाया जाता है जिसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं। बाकी को देखकर वो सारे गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं और बाकी उन सबसे कहता है कि मैं तुमसे लड़कर अपना समय खराब नहीं करना चाहता, अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कार से निकलता है और वो बाकी के स्कूल में आता है। और वो बूढ़ा आदमी टोकुगावा फैमिली का हेड है और अंडरग्राउंड फाइट एरिना का ओनर है। उसके अंदर फाइट्स और मार्शल आर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान है क्योंकि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर फाइट्स करते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाकी को बुलाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और ये सब देख के उस स्कूल का प्रिंसिपल उस बूढ़े आदमी की बहुत सेवा करता है। तभी बाकी अंदर आता है और टोकुगावा बाकी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बाकी उसे बुड्ढा बोल के कहता है और उसे आने का कारण पूछता है और वो बूढ़ा आदमी बाकी को बोलता है कि कुछ ही समय बाद दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी टोक्यो पहुंचने वाले हैं। और ये सब सुनते ही बाकी सीरियस हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि यूएससी के जेल में डोरो नाम के आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। जब वो लोग उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं तो डोरेन कहता है कि वो हार का स्वाद चखना चाहता है। अब फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और डोरेन को 10 मिनट के लिए फांसी पर लटकाया जाता है ताकि वो मारा जा सके। और जब उसे नीचे उतारा जाता है तो डॉक्टर ये सब देख के चौंक जाता है कि डोरेन अभी भी जिंदा है और वो उठ के वहां पे सारे लोगों को मारना चालू कर देता है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ के जेल की दीवारों पर टोक्यो लिखकर चला जाता है। और अगले सीन में हमें स्कॉटलैंड की जेल दिखाई जाती है और उस प्रिजनर का नाम डॉयल है और वो कहता है कि मुझे हार का स्वाद चखना है और उसे इलेक्ट्रिक शॉट से मौत दी जाती है। जैसे ऑफिसर को लगता है कि वो मर गया और तभी वो अपनी चेयर को तोड़कर वहां के गार्ड्स को मार देता है और जेल से भागकर टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है। और एक और कैदी रशिया की जेल से 100 मीटर की दीवार पर चढ़कर निकल जाता है, उसका नाम सिकोस्की है। और भागने के बाद वो रशिया के हीरो गार्डलैंड को मार देता है और हार का स्वाद चखने के लिए जापान के लिए निकल जाता है। और एक काउंसलर चौथे कैदी स्पेक से मिलने के लिए जाता है और जब वो जेल के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि स्पेक्स वहां पे मौजूद नहीं है। तभी ऊपर से वो कैदी काउंसलर को मार देता है और वो ऐलान करता है कि वो जापान हार का स्वाद चखने के लिए जा रहा है। और वो सबमरीन से निकलकर तैरते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। पांचवा कैदी यानागी एक गिलास की बनी हुई जेल में कैद है और वहीं पे 2 गार्ड्स ये बात कर रहे होते हैं कि उसने कितनी आसानी से 12 लोगों को मार दिया और जिस गिलास में वो कैद है वो इतना मजबूत है कि उसे रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। और ये सब सुन के यानागी खड़ा होता है और चलकर ग्लास पे अपना हाथ रखता है और अपने हाथों से एक वैक्यूम प्रेशर बना के ग्लास को तोड़ देता है और वो उन दोनों गार्ड्स को मारकर टोक्यो हार का स्वाद चखने के लिए निकल जाता है। टोकुगावा बाकी को बताता है कि ये सारे फाइटर्स हाई स्किल्स किलर्स हैं और वो सब जापान बाकी को मारने के लिए आ रहे हैं और ये जंग अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच में होने वाली है। और एक पार्क में रॉबिन्सन जो कि एक किक बॉक्सर चैंपियन है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। डॉयल उसे देखता है और उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सब उंगलियां डॉयल के कॉलर से कट जाती है जिस पर रेजर लगा हुआ था। फिर डॉयल उसकी गर्दन को अपनी कोहनी में लगी रेजर से कट कर देता है
और जिस पुलिस को बाकी ने डराया था वो सब कुछ गैंग मेंबर्स को बाकी से फाइट करने के लिए बोलते हैं और अब उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। बाकी उसके ऑफर को मान लेता है और अपने हाथों को फ्लेक्स करके अपने हाथों में लगा हुए प्लास्टर को तोड़ देता है और अब एक आदमी एक बड़ा सा हथियार लेके बाकी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बाकी के डराने धमकाने से वो बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो दूसरे गुंडों को भी उन्हीं के तरीके से सबक सिखाता है। ये सब देख के वो बुरी लड़का अपनी गन बाहर निकाल लेता है। तभी उसके पीछे पैक नाम का कैदी आ जाता है और वो उससे उसकी गन मांगता है और वो अपने आप को गोली मार लेता है, ये दिखाने के लिए कि ये गन उसके किसी काम की लायक नहीं है। उसने सुना है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी एक 17 साल का लड़का है जो कि टोक्यो में रहता है। इसे लड़ने से पहले वो बाकी से हाथ मिलाना चाहता है और जब बाकी उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक नकली हाथ था और वो जोरों से हंसने लगता है और अचानक से एक किक बाकी को मारता है और वो लगातार बाकी पर अटैक करता है जब तक वहां पर पुलिस नहीं आ जाती। और स्पैक्स अपनी हथकड़ियां तोड़ता है और वो बाकी से बोलता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और वो जल्दी उससे फाइट करेगा और वो जाने से पहले बाकी के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है। बाकी महसूस करता है यूजोरू की तरह ताकतवर है जो कि उसके फादर होते हैं, जो कि असली में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और उसके फादर इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो पूरी आर्मी को अपने हाथों से ही खत्म कर सकते हैं। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो अपने फादर को हरा सके और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। और अगले सीन में हम स्पेक्स को देखते हैं जो कि फैसला करता है कि वो कुछ टाइम तक जेल में ही आराम करेगा। और जब चीफ ऑफिसर टॉयलेट जाता है तो वो देखता है कि स्पेक्स भी वहां पर है और वो स्पेक्स पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है और मार खाने के बाद स्पेक्स अपने सेल में वापस चला जाता है। अगले सीन में हम कात्सुमी को देखते हैं और जो कि फाउंडर है सिंह सिकाई कराटे का और दूसरा आदमी रेत्सु है जो कि एक चाइनीज कराटे फाइटर है। और वहां पे अचानक से डोरेंट आ धमकता है और मास्टर डाकू को ढूंढता है जो कि कात्सुमी के फादर है। कात्सुमी उससे पहले अपने शूज उतारने के लिए बोलता है। डोरेंट अपने शूज कात्सुमी की तरफ फेंकते हुए एक जबरदस्त किक उसको मारता है। वो फिर से कात्सुमी को पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कात्सुमी डोरेंट के फेस पे किक मारकर अपने आप को बचा लेता है और डोरेंट उसके गले की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और वो उस पर अटैक करता है और डोरेंट अपनी अल्कोहल निकाल के पीने लगता है और वो उससे बोलता है कि वो टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे और वो वहां पे आग लगा के वहां से चला जाता है। और रेत्सु ये सब देख के गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अगले सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है और वहां पे बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा है और बाकी इतनी तेज भागता है कि उससे ग्राउंड में एक बड़ा सा होल बन जाता है और लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी दूर जंप करता है और बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से करे कि कोई उसके पुलअप्स को देख ही नहीं पाता। और टीचर ये सब देखता है तो फिर बाकी को वो फिर से पुलअप्स मारने के लिए बोलता है और पुलअप्स मारते हुए बाकी पुलअप बार को तोड़ देता है। ये सब देख के टीचर बाकी को बोलता है कि तुमने कोई सा भी टेस्ट सही तरीके से पार नहीं करा है। ये सब सुन के बाकी टीचर को बोलता है कि अगर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो क्या तुम मुझे टेस्ट में पास करोगे? और टीचर उसे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें परफेक्ट स्कोर दे दूंगा। बाकी अपनी शर्ट को उतारता है और उसके मसल्स को देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और बाकी भागना स्टार्ट करता है और वो तुरंत ही सबसे आगे निकल जाता है। बाकी 600-700 मीटर आसानी से पार कर देता है, लेकिन वो 100 मीटर जाने के बाद थकने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा भार है। बाकी ने अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ के लिए करी है, ना कि स्टेमिना के लिए, लेकिन ये सब देखकर टीचर बाकी को पास कर देता है। उसी रात कांची अपने स्टूडेंट को टोकुगामा से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि फॉरवर्ड जूडो वर्ल्ड चैंपियन है और वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी भी जगह पे फाइट कर सकता है अगर कोई कहे रेडी टू गो। तभी सिकोर्सी उसके पीछे आता है और वो उसे बोलता है
रेडी गो, और वो तुरंत ही उस आदमी को अपने मुक्कों से धराशायी कर देता है और वो उससे कहता है अगर किसी को फाइट शुरू करने से पहले कहना पड़े तो वो असली फाइटर नहीं है। और बाहर कांजी शिकोस्पी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है और टोकुगावा उसे अपने साथ अंडरग्राउंड अरीना में लेकर जाता है और जहाँ पे दूसरे 4 कैदी भी मौजूद होते हैं। टोकुगावा ने उन लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन वो सब वहां पर आ जाते हैं और अब हर कोई उसको जापान में आने का कारण बताते हैं और वो सब चाहते थे हार का स्वाद चखना। और टोकुगावा फैसला करता है कि वो उन लोगों की विश को पूरी करेगा और वो पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहां पर बुलाता है, जो कि बाकी, डाकू, हानियामा और रित्सु। डाकू और इचिको गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाने जाते हैं। हानियामा सबसे बढ़िया स्ट्रीट फाइटर्स के साथ हानियामा गैंग का लीडर भी है। टोकुगावा बताता है कि पिछला टूर्नामेंट, जो कि दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक टूर्नामेंट था, उसका विनर बाकी है और बाकी के बाद दूसरे 4 टॉप फाइटर्स हैं। वो 5 फाइटर्स हार का स्वाद चखना चाहते हैं और टोकुगावा को यकीन है कि उसके टूर्नामेंट के टॉप 5 फाइटर्स उन लोगों को जरूर हार का स्वाद चखाएंगे। और ये सब फाइटर्स फैसला करते हैं कि ये सब फाइट रिंग में नहीं करेंगे बल्कि असली जिंदगी में करेंगे। ये लोग कभी भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं और कभी भी फाइट कर सकते हैं और इस फाइट में कोई भी रूल नहीं होगा। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है। डाकू डोरियन के साथ जाता है क्योंकि वो उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता है, जो कि उसने कात्सुमी के साथ किया। लेकिन वहां पर रिस्सो भी डोरियन से लड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। डाकू डोरियन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो डाकू पर आग से अटैक करता है और वो अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन का यूज करता है। इसके बाद कांजी सिकोस्की के साथ अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो उसका बदला ले सके और वो उसे बांधकर अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब डाकू अपना बचाव आग से करता है, डोरेट अपनी पतली तार से उसके हाथ को काट देता है। डाकू अपनी चोट पे जोर डाल के अपने खून का प्रेशर रोक देता है। डोरेट उसे बोलता है कि वो अपनी हार मान ले, लेकिन डाकू उसे बताता है रोज अपनी उंगलियों को ट्रेन कर रहा था तो उसे काफी ज्यादा फ्रैक्चर आए थे, जिस वजह से वो अपनी पूरी ताकत का कभी भी यूज नहीं कर पाया। लेकिन वो अपनी उंगलियों के बिना अपनी पूरी जान से उस पर हमला कर सकता है और वो एक करारा पंच उसके मुंह पे मारता है और वो वहां से गायब हो जाता है। और वहीं पर डोजो में कांजी सिकोट्सकी पर गोलियां चलाता है, लेकिन इन सब गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है। और शिकोंजी तुरंत ही कांजी के सारे साथियों को पीट डालता है और ये सब देख के कांजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सरेंडर कर लेता है। लेकिन सिकोर्स्की उस पर रहम नहीं खाता और वो उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो इस बात पे भड़का हुआ था कि वो कितना ज्यादा स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और वो अपने साथियों का बदला नहीं ले रहा है। और वो कांजी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट कर वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हम बाकी को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा होता है और तभी चलते हुए कुछ आदमी उन लोगों को घेर लेते हैं और वो लोग बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन बाकी उन्हें घूर कर ही डरा देता है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।